तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन का दोनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। दोनों टॉपिक क्या क्या था भैया कि फर्स्ट हम कौन सा इंक्लाइन प्लेन पढ़े थे। हाँ, फर्स्टली जो हम पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, फिर हम पढ़े किसी पर्टिकुलर हाइट से, ठीक है। थर्ड हम पढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। वो कैसे पढ़े? डाउन टू अप, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर तक अगर प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करते हैं किसी बॉल को या पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन में, तो वो पढ़े। फिर दूसरा केस हम पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में कि अप से डाउन क्या होता है केस में, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करिए थे। लेकिन उसके बाद रेंज भी हम कैलकुलेट करना सीखे थे, लेकिन एक चीज़ कैलकुलेट करना नहीं सीखे थे। क्या था? मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो एक एडवांस टॉपिक है, ठीक है। ये एडवांस आपका टॉपिक है, ये आपको ऐसे कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक एडवांस टॉपिक है, ओके। तो इसको पढ़ना जरूरी है अगर आप आईटी एडवांस के प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ओके। तो एडवांस का टॉपिक है, आपको पढ़ना जरूरी है। तो मैक्सिमम रेंज आपको निकालना है इंक्लाइन प्लेन में। तो सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं कि क्या कि जो इंक्लाइन प्लेन हमारा था वो ऐसा कुछ दिखता था, ठीक है। अगर आप नए हो तो मैं फिर से बता दूँ। और ये हमारा एंगल क्या था भैया? बीटा। और इस एंगल को हम मान लेते क्या? ये हमारे किसी पार्टिकल यू से थ्रो किया गया, ये हमारा एंगल मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। ये दिख रहा है, ये थीटा ले लूँ भैया, इसको थीटा ही ले लो, काम चल जाएगा, ओके। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में इसको थीटा लिए थे तो एक ही यूनिट का आंसर आएगा आपका, ओके। तो यहाँ से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होता है, कुछ ऐसे तरह से जाता है। बात किए थे ऐसे। और हमारा जी का भी दो कंपोनेंट्स होता है, कौन कौन सा पढ़े थे हम? हाँ, ये जी भाई साहब थे। जी के इधर वाला कंपोनेंट क्या था भैया? जी कॉस थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या था? इंक्लाइन का लॉन्ग, जी साइन थीटा। इतना बेसिक तो हम जान गए थे। ये हमारा एंगल क्या था? थीटा एंगल था। तो ये जी के बारे में जान गए थे। यू का भी एंगल बनेगा कि यू कॉस अल्फा, और एक यू कॉस ये यू साइन अल्फा बन जाएगा। तो उसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमको निकालना रेंज, क्योंकि मैक्सिमम रेंज हमको कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम रेंज हम कैलकुलेट कर चुके हैं मोशन ग्रेविटी में। क्या था भैया? यू स्क्वायर बाय जी, होता है ना, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, पढ़े वो सब। हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेंज। रेंज कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? यू एक्स टी, एक्स कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी, ये सब चीज़ लगाएंगे। यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आपका रेंज आएगा ना, ये तो रेंज है आर, है ना भैया। ये जो रेंज ट्रैवल करेगा तो दूरी, तो रेंज यू एक्स कितना आपका हो जाएगा? यू एक्स यू कॉस अल्फा, है ना, यू कॉस अल्फा। टी का वैल्यू पता है भैया मेरे पास, हम डिराइव किए थे। क्या था भैया? 2u साइन अल्फा अपॉन में जी कॉस थीटा किए थे ना। तो ये आ गया टी का वैल्यू, और माइनस हाफ ऑफ। तो इसके अलावा निकालोगे तो इधर जा रहा है ना भैया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का एक्स ले लेंगे तो इधर जा रहा है आपका जी साइन थीटा। तो इंटू जी साइन थीटा लिखेंगे हम, इंटू टी का स्क्वायर वही 2u साइन थीटा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ओके। इसका स्क्वायर। देखो आपका यूनिट सही है, देख लो सब चीज़ पहले आप। यू कॉस थीटा यहाँ पर सही है, ठीक है। यू साइन अल्फा ये सब सही है, ठीक है। हाफ जी साइन थीटा 2 साइन अल्फा सब सही मिल रहा है, मैचिंग है। चलो, तो ये सब था। तो इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर, और हम इसको डिराइव करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में जी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और माइनस को उस तरफ क्या आ रहा है? 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर आ रहा है अल्फा साइन थीटा अपॉन में क्या आ रहा है भैया? अपॉन में आपका आ रहा है जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया। उसके हम क्या कर सकते हैं? यू स्क्वायर, इसमें जी एलसीएम ले लो, जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम जी कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे और यू स्क्वायर को उसमें कॉमन कर लेंगे, इस दोनों को एलसीएम लेके, तो आपको बचेगा क्या क्या? हाँ, आपका बचने वाला ये साइन 2 अल्फा, यहाँ से बच जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस में क्या बचेगा? इधर कॉमन लेकर देखो, इधर बच जाएगा साइन थीटा आपको बचेगा, और क्या बच रहा है? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बच रहा है ना भैया। तो ये सब क्या बचेगा? आपका रेंज के बाहर बच जाएगा। अगर हम एलसीएम लेके इसे कॉमन कर लेंगे तो बच जाए। इसको अगर हम ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा का हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 अल्फा लिख सकते हैं ना। तो इसको पहले कॉपी करो, फिर हम बताते हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये फर्दर एक्सटेंड होगा ये फार्मूला। तो इसको कॉपी इरेज हो गया इतना, चलो इरेज कर देते हैं। तो क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में तो हम मतलब पूरा वैल्यू आपको कैलकुलेट करके नहीं बताए थे, इसीलिए इसमें हम वैल्यू करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम रेंज निकालना है ना भैया। तो निकालते हैं। तो यहाँ तक आया ना, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा का हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा लिख सकते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े हो तो ये आपको पता होगा। अगर नहीं भी पढ़े हो तो अभी जान लो, बाद में आप सीख जाओगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा
यहाँ पर मल्टीप्लाई में कॉस थीटा माइनस में क्या बचा साइन थीटा, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा लिख सकते हैं ना, तो ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ओके, अब क्या करें भैया, अब देखो, और इसको इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या लिख सकेंगे, इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो 2 अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला नहीं लग रहा भैया, अगर उसको तोड़ोगे तो लग रहा है साइन 2 अल्फा प्लस थीटा का, बच आपका क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा बच जाएगा। ये सब फॉर्मूला पढ़ चुके भैया ये मैथ्स में। ओके, नहीं पढ़े तो जाके वीडियो लेक्चर उसको देखो। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये जो आया ये आपका रेंज है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड, मैं याद करने किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको याद नहीं करना है। ओके, रेंज तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैं अभी कैलकुलेट किया, हो गया। तो ये भाई साहब का क्या आ गया, रेंज आ गया। तो रेंज तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी किए थे, ऐसे कैलकुलेट किए थे नहीं क्वेश्चन निकाल के। और हमको रेंज से मतलब नहीं है अभी, हमसे किसके मतलब मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज किस पे ये रहेगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो मैक्सिमम रेंज जो हमारा रहेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ आप ही। हाँ, यू स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करेगा, जी कॉस जी पे डिपेंड नहीं करता है, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, जो सबसे मेन मुद्दा है ये साइन 2 अल्फा प्लस थीटा, इस पे डिपेंड करेगा आपका मैक्सिमम रेंज, ठीक है, क्योंकि दोनों अल्फा भी आ रहा है थीटा भी आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिखो आप, ये एक लाइन लिखना, फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू भैया, साइन 2 अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल साइन 2 अल्फा है, शुड बी मैक्सिमम, ठीक है, शुड बी मैक्सिमम। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो इसका जो वैल्यू है कब मैक्सिमम होगा, जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये जब 1 के बराबर होगा तो क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। इतना तो आपको पता है ना। तो 1 का वैल्यू कब पता है, जब एंगल क्या होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री, पता है इतना। तो 2 अल्फा प्लस थीटा कब होगा, जब π/2 हो जाएगा, तो मैक्सिमम आएगा ना भैया, फॉर मैक्सिमम रेंज यहाँ लिखा हुआ है देख लो। तो ये हमको इसको सॉल्व करो, आपका बन जाएगा अल्फा का वैल्यू। तो जो अल्फा का वैल्यू हमको चाहिए रहेगा यहाँ पर, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है भैया, π/4 माइनस में θ/2 आ जाएगा ना। तो ये आपका यही जो आया है, ये अल्फा हमको चाहिए किसके लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है, ये अल्फा चाहिए हमको मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है। यहाँ लिख लेना फॉर आर मैक्स के लिए हमको यही अल्फा चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो अल्फा का वैल्यू आ गया, ये भी आपको याद रखना, ये आपको याद रखना डायरेक्टली। तो ये आपको अल्फा का वैल्यू क्या चाहिए, आर मैक्स के लिए चाहिए। अब ये अल्फा का वैल्यू इसमें पुट करो, आपका आ जाएगा वैल्यू, आ जाएगा ना भैया, जो आपका आर मैक्स चाहिए। तो इसको कॉपी करो, कचड़ा उचड़ा हटा देते हैं हम, उसके इसको पुट करते हैं, हो गया। इसको इरेज कर दो, इरेज, चलो। तो ये वैल्यू आपको नोटबुक में लिख ही लिए होंगे, मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका आना चाहिए, ये आर मैक्स वाला फॉर्मूला। तो इसको इरेज कर देते हैं हम, चलो ये उड़ा दिए हम। तो इधर वाला भी उड़ा देते हैं, इसका तो कोई ज़रूरत हमको भी नहीं है। तो हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया, जो आपको याद रखना है आर मैक्स के लिए, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं बचेगा भैया सॉल्व करने का। ओके, जितना लेस टाइम आप यूज़ करोगे, पेपर लेस वर्क करना सीखो, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या हमारा आ गया, π/4 माइनस θ/2। तो इसको आर मैक्स में पुट करें, चलो पुट करते हैं। तो आर मैक्स भाई साहब का वैल्यू हमको याद है, क्या था, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये नहीं था भैया। फिर माइनस में क्या था आगे में, माइनस में मल्टीप्लाई में था साइन, फिर अल्फा 2 अल्फा माइनस थीटा था साइन 2, अल्फा का वैल्यू क्या है, यही π/4 माइनस θ/2। उसके माइनस में क्या था भैया, प्लस में थीटा था ना, ये प्लस में थीटा बच जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। और लास्ट में आपको माइनस साइन थीटा आराम से रखा हुआ था। तो ये सॉल्व करो, आपका आर मैक्स का वैल्यू आएगा, बताओ क्या आ रहा है, उसको भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या आ रहा है भैया, जल्दी करो, आ गया। हाँ, तो जो वैल्यू आपका आ रहा होगा ये आ रहा होगा, यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है ना, 1 प्लस साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ रहा है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्या रखना है, डायरेक्टली याद। और किस केस के लिए बात है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली याद करने से मतलब नहीं कि इंक्लाइन प्लेन का सरफेस का बात है, ये हम जानते हैं। लेकिन एक और लाइन आप लिख लेना यहाँ पर, क्या लिखोगे, फॉर इंक्लाइन प्लेन कहाँ से कहाँ तक, बॉटम टू टॉप, किस कहाँ से कहाँ तक, बॉटम टू टॉप का बात, ओके।
अगर बॉटम से टॉप जाएंगे तो ये वैल्यू आएगा, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या वैल्यू आता है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, उसको डिराइव कर सकते हो, लेकिन अगर याद करने के टर्म में उसका सेम वैल्यू आता है, सिर्फ माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में। लिख दो, वो भी लिख दो भैया, चलो लिख देते हैं। वो वैल्यू आएगा आपका यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सेम वैल्यू आएगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में आ जाता है। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना, और एक ये अल्फा का वैल्यू, इसको भी अच्छा से लिख लो। ओके, ये आपका आर मैक्स का वैल्यू आ गया। किसके लिए आया है, फॉर इंक्लाइन प्लेन के लिए, टॉप टू बॉटम, फॉर इंक्लाइन प्लेन। कैसा इंक्लाइन प्लेन, टॉप टू बॉटम वाला, अगर थ्रो करेंगे हम किसी पार्टिकल को तो। ओके, तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान से पूछे जाएंगे, डायरेक्टली ऐसा वाला आ जाएगी। इसको कॉपी करो, ये दोनों लाइन लिख लेना, उसमें मेन मुद्दे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बढ़े तो कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ, 3 क्वेश्चन है, क्या क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा बीटा का आपको रिलेशन निकालना है। सच डेट द प्रोजेक्टाइल हिट्स द प्लेन परपेंडिकुलरली, मतलब ये प्रोजेक्टाइल है वो आपका प्लेन को कैसे हिट करेगा, परपेंडिकुलरली, मतलब डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल बना के। ओके, ऐसे अगर हिट करे तो आपको निकालो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सिंपल सा सवाल है, आराम सॉल्व हो जाएंगे। बताओ, नहीं आया, देखो अगर आपको अल्फा और बीटा का रिलेशन पूछ रहा है भैया, आप कैसे क्या करोगे, सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या होगा करने का, जो हम पहले करते वैसे ही करेंगे, रेंज निकाल के करेंगे, ठीक है, वैसे ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो पॉसिबल ही नहीं है, आपका रिलेशन निकालना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो इसका एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट देखो, और आपका जी का भी एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट देखो, ये आपका जी का कंपोनेंट, ये आपका यू कंपोनेंट, ठीक है, यू एक्स और ए एक्स दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स एंड यू एक्स इज क्या, सेम, सो द रिलेशन कैन नॉट, क्या नहीं हो सकता है, कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, परपेंडिकुलर कभी हिट कर पाएगा, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हल्का इसको स्ट्रेस कर देगा ना भैया, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो कैसे कर परपेंडिकुलर इसको हिट करेगा, ये तो इम्पॉसिबल है ना भैया, क्योंकि एक्स और यू एक्स सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो मैं मानता कि यू एक्स क्या होता है, आखिर में जीरो हो जाता है ना, लेकिन यहाँ तो जीरो हो ही नहीं रहा है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको ध्यान देना है, इसका ऑप्शन रहेगा लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन भी दे सकता है। तो आपको ऐसे में क्वेश्चन में देखना ज़्यादा करके करना है, ठीक है, ना कि वो वाला कॉट थीटा बराबर 2n अल्फा कर रहे थे क्वेश्चन ना, वो मत लगा देना इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, इसमें रेंज निकालना है, ये तो सिंपली आपका प्रोजेक्टाइल किया गया, इसमें रेंज निकालना है, तो निकालो, हो गया। तो आपको यू दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर दो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेंज के लिए टाइम, तो टाइम क्या होता है, यू 2u, ठीक है, 2u साइन अल्फा, तो साइन अल्फा तो यही है भैया क्योंकि यू वाई हमको चाहिए, तो 2 × u अपॉन जी कॉस थीटा, तो जी कॉस थीटा क्या होगा, ये वाला कॉम्पोनेंट होगा ना, जी कॉस थीटा, या जी साइन थीटा होगा, जी साइन थीटा ना होगा, इसको जी साइन थीटा कर दो, जी कॉस थीटा को परपेंडिकुलर इसके होगा क्योंकि वाई से हमको चाहिए, ये जी साइन थीटा, और ये भाई साहब हमारा जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा हमको चाहिए, तो यहाँ लिख दो जी कॉस थीटा, तो हमारा क्या गया, टाइम आ गया। हमको चाहिए रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का होल स्क्वायर, यू एक्स कितना है, यू एक्स तो जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो बन गया, है ना, यहाँ पर क्या बन गया, हाफ ऑफ, या जी साइन थीटा बन जाएगा, ए एक्स मतलब इंटू टी का स्क्वायर, देखो यहाँ पर दिया हुआ टी का वैल्यू 2u अपॉन जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो भैया, आपका रेंज आ जाएगा, और बताओ क्या रेंज आ रहा है, जो आसान क्वेश्चन था मैं इसलिए दे रहा था। तो रेंज आ रहा है 2u² बाई जी टेन थीटा और सेक थीटा कर लो, ठीक है, तो ये आपका रेंज आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है, तो आसान सा क्वेश्चन था, ये भी हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, आसान सा क्वेश्चन था ना, तो दोनों सॉल्व हो गया। तो कॉपी करो, 3rd नंबर क्वेश्चन में एंट्री करते हैं अब हम। तो ये सब तो साधारण सवाल हैं, आपको आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो कॉपी होता है, हो ही गया होगा। अब हम बढ़ते 3rd नंबर क्वेश्चन में। तो इसके बाद जो हम स्लाइड में क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको ध्यान से करना आप। ये सब तो लल्लू बकलोल सवाल है, ये सब आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है।
तो बढ़ने वाले हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो क्या क्या बोल रहे हैं। चलो तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड रेंज। इसमें रेंज निकालना है, आपको सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो इसमें आप बच्चे क्या गलती करते हैं कि सोचते हैं कि सर हम तो पढ़े हैं इस यहाँ से डिग्री पढ़े हैं, मतलब सोच क्या रहे, इंक्लाइन प्लेन से अगर हम प्रोजेक्टाइल हिट करेंगे तो आप क्या पढ़ा है, मुझे ये वाला थीटा अल्फा बोले हो, ये थीटा बोले है ना, ये अल्फा तो यहाँ इंक्लाइन से सरफेस से, ये तो वर्टिकल ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बना सकते हैं। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री है, नहीं भाई इक्वल ये दोनों, नहीं समझ में आ रहा है, कंसेक्यूटिव एंगल्स आ रहा है, कुछ ट्राइंगल्स पढ़े हो भैया आप क्लास 10th में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये भी 30 ये भी 30 हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया, 60 डिग्री बन गया ना ये पूरा। तो इस पूरा को अल्फा, इसको पूरा अल्फा बोल देते हैं, ये आपका थीटा हो गया ना, बस सॉल्व कर लो। तो रेंज का ये फॉर्मूला लगेगा आपका यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर लगेगा ना। सबसे पहले हमको टी निकालना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा, या फिर टी निकाल के हम क्या कर सकते हैं, एक और आइडिया मेरे पास है। सबसे पहले टीम को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जल्दी बता। हाँ, 2u साइन थीटा, यू साइन थीटा कितना होगा 5 का, ये देखो ऐसे है, साइन थीटा ऊपर में होगा ना, तो साइन थीटा यहाँ बनेगा, तो 2u साइन थीटा, तो 2 इंटू 5 का साइन थीटा कितना होगा, साइन 30 बराबर √1/2, तो ये 5/2 हो जाएगा ना, अपॉन जी कॉस थीटा, जी क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो जी का कॉस थीटा किधर रहेगा, वे जी के इक्वल लग रहा है, नहीं इसका एंगल ऐसा नहीं बनने वाला है, इसका एंगल हल्का ऐसे बनेगा, ठीक है। जी का कॉस थीटा क्या बनेगा, जी कॉस थीटा इधर ना बनेगा, तो जी कॉस थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का कॉस 30 कितना होता है भैया, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कटा, बचा 5/5 बचा ना, तो ओवरऑल आपका कितना आ रहा है 1/1 √3 आ रहा है, तो ये आपका टाइम आ गया। तो टाइम का वैल्यू हम पुट करते हैं, और यूएक्स का वैल्यू क्या है 5 cos 30, नहीं ये ओवरऑल हम लेंगे ना, तो यहाँ भी हम गड़बड़ किए ना गड़बड़, इसीलिए मैं बोल रहा था इसको ध्यान से बनाना कोशिश करना, ठीक है। तो अल्फा हम पूरा लेंगे एंगल, क्यों अल्फा तो हमारा पूरा ना भैया, तो अल्फा हम पूरा लेंगे, तो 2u साइन अल्फा फिर से हम लेना पड़ेगा, 2u साइन अल्फा क्या होगा, u साइन अल्फा u साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 ले लो, ले लिए, और इंटू 5 करेंगे कौन, तो ये, और g 10 cos 30 का वैल्यू √3/2 इसका भी होता है, तो इससे ये कट गया, बचा क्या 1 सेकंड बचा ना आंसर, तो 1 सेकंड आ गया। ux कितना है 5 cos 30, 5 cos 30 60 सॉरी 5 cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू टाइम क्या है 1 प्लस हाफ ऑफ ax कितना है 10 sin 30 है ना, तो 10 sin 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/2 इंटू टी का वैल्यू फिर 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आ रहा है 5/2 प्लस ये हो जाएगा 2 5 10, ये भी 5/2 आ रहा है, तो 5/2 प्लस 5/2 कितना हो जाता है 10/2 मतलब 5 मीटर आ रहा है ना, तो 5 मीटर को क्या आ गया रेंज आ गया यहाँ से टाइम टाइम शुरू हुआ था। तो आसानी से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको क्या ध्यान देना है, हमको ये पूरा एंगल अल्फा लेना है, ठीक है, ये जो निकाले पूरा एंगल अल्फा लेंगे, तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ और आसानी से सॉल्व हो गया। तो कॉपी करो। अब हम बढ़ते और डिफरेंट क्वेश्चन के जिससे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स हम और कुछ क्वेश्चन करें, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ बुलेट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज 6 किलोमीटर। मतलब मैक्सिमम रेंज बुलेट का दिया है किस ग्राउंड में, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में, ना कि आपको दिया है इंक्लाइन प्लेन में। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में मैक्सिमम रेंज हम कैसे निकालते हैं, हाँ उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर मैक्सिमम का हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में u²/g ओनली, क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाता है, होता है ना। इसका वैल्यू क्या दिया 6 दिया है, तो यहाँ से u का u² का वैल्यू, u का वैल्यू क्या आ गया 160 आ गया, तो आपका u का वैल्यू आ गया यहाँ से। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। अब इंक्लाइन प्लेन में आपको रेंज निकालना है, बस इतना आसान सा काम। इंक्लाइन प्लेन रेंज निकालने से पहले सबसे पहले हम टाइम निकालें टाइम, टाइम का वैल्यू 2u sin 30 क्या, हाँ इंक्लाइंड ऑफ 30 डिग्री को दिया, क्या दिया इंक्लाइंड ऑफ 30 डिग्री, क्या करोगे आप बताओ भैया, इसको इतना करना ही जरूरत ही नहीं है। आपको पूछा क्या, सिंपली रेंज नहीं पूछा है, फाइंड अ मैक्सिमम रेंज पूछा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे दो, मैक्सिमम रेंज है तो आर मैक्स हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखें। अब हमको सोचना है कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, है ना। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ अ बुलेट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इतना, फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑन द इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। इसमें हमको मेंशन नहीं किया, नहीं मेंशन किया,
जब मेंशन ना करे तो आपको कौन सा लेना भैया, बॉटम टू टॉप, ठीक है। जनरल केस हमारा बॉटम टू टॉप ही होता है ना। तो यहाँ लिख लो इफ नॉट मेंशन, तो आपको क्या लोगे, बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो बॉटम टू टॉप हम लेंगे, और बॉटम टॉप में आपको वैल्यू क्या होता था, बताओ भैया। हाँ, यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा होता था। याद आ रहा है? देखो आपको याद नहीं हुआ, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन, ये मेंस में पूछा गया कुछ सवाल है, ओके। ये सब मेंस में आते हैं छोटे छोटे सवाल। तो इसको यहाँ पर नीचे लाओ और यहाँ पर वैल्यू पुट करो। यू का वैल्यू कितना है, 60 का रूट 60 का स्क्वायर 60 हो जाएगा, या 10 1 प्लस साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं, लिख दो। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 60 बाय जो 3/2 हो गया, तो 2 5 10 कटा ना, तो कितना बचा, 150 बचा। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है बता, 6/15 आ रहा है। चेक करो भैया आप, 6/15 तो आ रहा है, लेकिन इतना वैल्यू आपका आना नहीं चाहिए। ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ आपको हो रहा है। जल्दी सोचो जल्दी। 6 किलोमीटर यहाँ पर आया है, तो ये इसको किलोमीटर पर घंटा में लेना पड़ेगा ना। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको ध्यान देना आप, किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि देखो 2/3 यहाँ पर देखो यू स्क्वायर बाय जी, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 2/2 3/2 आ रहा है ना। तो मतलब 2/3 इसको अपोजिट करके हम लिख सकते हैं, ऊपर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 इंटू क्या आ रहा है, 2/3 इंटू यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी क्या वैल्यू, 6 आ जाएगा। तो क्या 4 ना आ रहा आंसर, तो आप तो गड़बड़ा दिए, तो 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अच्छा से आंसर सॉल्व किया करो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपको यहाँ से क्या सीखे कि अगर मेंशन नहीं है तो आपको क्या लेना है, बॉटम टू टॉप। जब हमारा जनरल केस क्या था, बॉटम टू टॉप हम शुरू में पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे, ऐसे टैल जाता है ना भैया, बॉटम टू टॉप समझ में आ रहा है। तो हमेशा बॉटम टू टॉप जनरल केस लेना। तो कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन में एंट्री करते हैं, हो गया, इरेज कर दूँ, चलो। तो ये हमारा कुछ और क्वेश्चन था। तो इतने आसान आसान सवाल आते हैं, देख लेना, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही काइनेमेटिक्स का यही रूल है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है बस, और आपको कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ओके। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। वैसे तो इसको चैप्टर का कोई अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं, अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिट, लेकिन एक लिमिट है जेईई एडवांस में। तो ये क्वेश्चन क्या है, 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल प्लॉट किया गया किससे, डाउन से अप, है ना, डाउन से अप, या बॉटम टू टॉप आप बोल सकते हो। 30 डिग्री 37 डिग्री आपको दिया, पहला निकालना है आपको क्वेश्चन एच मैक्स, मतलब एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax निकालेंगे। तो यहाँ वी एक्स क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे 0 के बराबर हो जाता है, होता है ना। यू एक्स कितना भैया, 50 cos 37 का वैल्यू 40, याद आ रहा है भैया, आप गलत कर दोगे। यहाँ मैक्सिमम हाइट पूछा था, यहाँ वाई नहीं लेंगे, क्योंकि हम हाइट के टर्म में वाई लेते हैं और रेंज के टर्म में एक्स, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर देखो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आप भी गड़बड़ करते जा रहे हो, तो मैं ये गड़बड़ आपको देखते रहूँगा कि आप कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। वी वाई 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 30 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई क्या है, तो ये आपका जी यहाँ पर लग रहा है, जी लग रहा है ना, तो ये आपका ए वाई होगा। जी कौन सा होगा, ये एंगल जी cos 30 होगा ना, जी cos 30 मतलब 5√3 जी cos 30 बोल सकते हो। तो यहाँ पर लिख दो जी cos 30 डिग्री इंटू एच मैक्स, बोल दें यहाँ पे एच एम। तो बताओ एच एम का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से एच मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो आ रहा है 30√3 मीटर आ रहा है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान सवाल था, बस क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। इसी में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लगा इक्वेशन। वैसे तो हमको पता है, फॉर्मूला पता है ना, तो इक्वेशन लगाने की जरूरत क्या है। तो इक्वेशन लगाने की उतना जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो पता ही है हमको। क्या होता है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा होता है। 2u साइन अल्फा कितना है, u साइन अल्फा क्या हो जाएगा बता, 30 हो जाएगा ना, 30 अपॉन में जी कॉस 30, जी कॉस थीटा अभी तो बताए थे 5√3 होता है ना। तो इसको 6 से कटेगा, तो 6 2 जाए 12/√3 आ रहा है। तो 12/√3 को आप अगर करोगे तो आपको बताओ कितना आंसर आ रहा है, 12/√3 ऐसे आंसर आ रहा है। जल्दी बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट है, 12/√3 आ गया भैया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 12/√3। तो ये भी इसको ही बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको √3 से और मल्टीप्लाई फर्दर कर दो, √3 से आपका कितना वैल्यू आएगा, तो ये आ जाएगा 12√3/3। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 4√3 आ रहा है ना। तो 4√3 सेकंड भी आ सकता है, क्योंकि रेशनलाइज हम कर दिए। यहाँ पर हम क्या किए भैया,
रेशनलाइज की, इतना तो आपको आता है ना, ये सब रेशनलाइज की है। तो ये सब तो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। तो 4√3 आपका सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो टाइम भी खत्म हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, रेंज। तो कॉपी करो, अब रेंज में बढ़ते हैं। तो इतने आसान आसान सवाल पूछेंगे, ज़्यादा इसमें कोई एडवांस का लॉजिक नहीं लगेगा। सिर्फ जो हम पढ़े हैं वो मैक्सिमम रेंज का क्वेश्चन, जो टॉपिक पढ़े हैं ना मैक्सिमम रेंज, वो आपको बहुत अच्छा सवाल उससे आ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको खाली पता होना चाहिए बस, क्योंकि उससे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, और तो ऐसे कुछ सवाल बनता नहीं है इससे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है मैक्स रेंज, तो रेंज का सवाल लगाओ। रेंज के लिए क्या लगाएंगे भाई, रेंज इसे फॉर्मूला याद करने में मैं बोला नहीं था। तो रेंज में क्या लगाना है आपको, बताओ क्या लगाऊं, एस एक्स वाला ना। हाँ, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का होल स्क्वायर। एस एक्स मतलब रेंज यहाँ पर आ जाएगा। यू एक्स कितना भैया, यू एक्स 40 है। टाइम कितना आया था, 5√3 आया था ना। नहीं, टाइम टाइम अभी तो निकाले थे हम, 4√3 यही ना आया था, याद नहीं लेकिन 4√3 ही होगा। प्लस हाफ ऑफ ए एक्स कितना है, तो कॉस थीटा जी साइन 30, जी साइन 30 का वैल्यू 5 आ रहा है, तो 5 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 3 जो कितना हो जाएगा 48 हो गया। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 24 में कटेगा, इसका वैल्यू आ रहा है 160√3 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाए 20, 120 आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा रेंज का। देखो रेंज हल्का फुल्का गड़बड़ आ रहा है देखो, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा यही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रेंज का वैल्यू आ गया मीटर में। और बताएं यहाँ पे माइनस लगेगा प्लस लगेगा, ये आपको गौर फरमाने की बात है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस लगेगा प्लस लगेगा। भैया माइनस लगेगा, क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि देखो जी साइन 30 का वैल्यू क्या नेगेटिव में आएगा। डायरेक्शन इधर है, लेकिन जी साइन 30 का वैल्यू क्या इधर आ रहा है ना, इसे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव आपका आंसर आएगा। तो ये आपको ध्यान इतना छोटी छोटी बातें देते रहना है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, फोर्थ क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ थीटा फॉर आरमेक्स। अब थीटा का वैल्यू निकालना है आरमेक्स के लिए, तो याद करवाया था मैं आपको, रिकॉल करो आप, फिर से रिकॉल करो, कुछ तो याद आएगा। हाँ, थीटा का वैल्यू क्या बताया था, π/4 माइनस α/2, याद आ रहा है, बस वही काम है। तो π/4 कर दो, अल्फा कितना दिया यहाँ पर, अल्फा 37 डिग्री होगा, 37 होगा या 30 होगा, क्या ले लूँ, 30 लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा यहाँ पर क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन से जो आपको इंक्लाइन है वही आपको लेना है, अल्फा लोगे, ये लेना पड़ेगा। π/4 में 30/2, तो ये आपका आ गया, इतना आंसर आ गया 45 - 15 डिग्री 30 डिग्री का आंसर आ जाएगा। थीटा तो निकालिए, ये तो थीटा में निकालिए रही, इसका थीटा वैल्यू में निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तो थीटा इस करोगे, वैल्यू ऑफ आरमेक्स थीटा, कि आरमेक्स की थीटा का वैल्यू क्या चाहिए, तो अल्फा 30 डिग्री ना होगा, ऑब्वियसली से बात है। तो आपका थीटा का वैल्यू आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आरमेक्स निकालना है। आरमेक्स का फॉर्मूला, आरमेक्स अब किस कंडीशन का बात है भैया, बॉटम टू टॉप में क्या होता है, प्लस वाला कंडीशन होता है, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 + sin थीटा होता है ना, या कुछ और होता है, यू स्क्वायर बाई जी 1 + sin थीटा होता ही है, ये 1 + sin थीटा। सॉल्व करो, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 × 50 कर लो, अपॉन जी 1 + sin थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, sin थीटा का वैल्यू 1/2, sin थीटा sin 30 का वैल्यू 1/2 आता है ना, तो 1/2 कर लो, क्योंकि थीटा तो यहीं पर यही है ना, कि 1/2 आ गया। तो इसको सॉल्व करो भैया, तो आपका आ जाएगा खिचड़ी पिचड़ी बन के 500/3 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान सवाल बनते हैं इस ऐसे टॉपिक से, ठीक है, इसमें डरना नहीं है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ नए सवाल देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक का है, ये अच्छा क्वेश्चन, एक लेवल अच्छा आपका क्वेश्चन बना देगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, 2 पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है एट द सेम एंगल से भी विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब देखो इंक्लाइन प्लेन बना लो, अब कहाँ से प्रोजेक्ट किया हमको नहीं पता है, लेकिन सेम एंगल से, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो जो ऊपर से प्रोजेक्ट होगा वो भी थीटा ही होगा, ये अगर थीटा है तो, है ना। तो क्या बोला, सेम स्पीड सेम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, पार्टिकल ए डाउन एंड पार्टिकल बी अप, मतलब पार्टिकल बी यहाँ से बी प्रोजेक्ट किया गया अप, ठीक है, और पार्टिकल ए को डाउन, तो कुछ ऐसा एंगल था पार्टिकल ए का, ओके। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल सबका बना है, हॉरिजॉन्टल का एंगल क्या है, सेम एंगल है, बोल रहे हैं ना सेम एंगल, मतलब ये अल्फा ये थीटा, मतलब एंगल की प्रोजेक्शन है ना, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, ओके। आपको दिया क्या है, एट सेम एंगल विद हॉरिजॉन्टल,
ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड इन द सेम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मतलब प्रोजेक्शन का एंगल आपको दिया, तो ये प्रोजेक्शन का ये वेलोसिटी यहाँ पर है, तो एंगल तो पूरा होगा होगा ना, तो पूरा एंगल आपको कितना दिया है, थीटा दिया है। ओके, और ये पूरा एंगल इसका कितना है, ये भी थीटा है। हॉरिजॉन्टल से देखो पूरा एंगल प्रोजेक्शन का हो गया ना भैया, थीटा, और ये भी थीटा। अब क्या बोल रहा है, लेकिन इंक्लाइन का एंगल तो हमने लिया, इंक्लाइन एंगल हम क्या लेते हैं, इसको बीटा लेते हैं, और इसका यही इंक्लाइन का एंगल क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। बना दिए। अब क्या बोल रहे हैं, अब इफ द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए एंड बी इज कॉट थीटा, अब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो जो है वो कॉट थीटा है, ये आपको कह दिया है। अब फाइंड एंगल एट विच द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड, आपको एंगल निकालना है जिससे पार्टिकल क्या वो प्रोजेक्ट हुआ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम जानते हैं, किसी भी इंक्लाइन कैसे ही फेंके अप टू बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2 sin अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, और अल्फा कॉस थीटा, थीटा कहाँ से नापा जाता है हमको पता है ना, तो टी, इसके टाइम पर अल्फा क्या है यहाँ पर भैया, अल्फा मतलब इंक्लाइन प्लेन से जो एंगल में नाप रहा है ना, तो अल्फा के यहाँ पर क्या है, थीटा प्लस बीटा है ना, तो ये 2u sin अल्फा का वैल्यू थीटा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा यहाँ पर होगा ना, क्योंकि थीटा का जगह बीटा यहाँ पर आ गया, देखो बीटा है ना भैया, तो ये पहला बन गया, हमारा पहला ही क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा, ये दूसरा पार्टिकल के लिए इसका बन रहा क्या, तो 2u, इसका अल्फा क्या देख चेक कर लेते हैं, अल्फा ये होता है भैया, ये पूरा ये इंक्लाइन से अल्फा होता है, तो बीटा थीटा माइनस बीटा इसका बनेगा, तो थीटा माइनस बीटा कर लो अपॉन जी कॉस बीटा इसका ही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन बना, ये पार्टिकल बी के लिए और ये पार्टिकल ए के लिए भाई साहब बन गया। अब दोनों को रेशियो कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, खटाक से आ जाएगा ना भैया। तो रेशियो करके तो देखो, जल्दी करो। तो हम क्या करेंगे रेशियो, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे टी ए बाय टी बी, किसके इक्वल बोल रहा है हमको, कॉट थीटा के इक्वल बोल रहा है। तो हमको पूछा क्या है, फाइंड द एंगल एट विच पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड, मतलब ये आपको थीटा निकालना है, ये थीटा आपको पूछ रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है, निकालना है ना भैया, तो थीटा निकाल दे, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको इरेज कर दें, ये तो सिचुएशन समझ में आ गया ना। चलो, तो ये सिचुएशन खाली समझने का देर था बस, आपका क्वेश्चन और कुछ नहीं था। ओके, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये सिचुएशन आपको समझ में आना चाहिए। ये भी इरेज कर देते हैं, टाइम आ गया। तो कॉट थीटा की इक्वल है ना। अब क्या करते हैं, टी ए बाई टी टी दोनों का डिवाइड करोगे ना, तो आपको पता है वैल्यू क्या आने वाला है, बताओ क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सॉरी साइन 90 माइनस थीटा नहीं आएगा, ये आपको आ जाएगा, सॉरी ये आपको आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आएगा ना, या थीटा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा तो है नहीं, थीटा प्लस बीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस बीटा आएगा। इसकी इक्वल क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भैया, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की इक्वल लिख सकते हैं ना। और फिर इसी टर्म को अगर हम, क्या बोल रहा हूँ मैं भैया, इसी टर्म को कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं ना भैया, आसान है। अब देखो क्या करो, कंपेयर करो साइन से साइन, तो थीटा प्लस बीटा बराबर 90 माइनस थीटा आ रहा है ना सिचुएशन समझ में। तो थीटा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या आ रहा है, बाई कंपेयरिंग 90 माइनस थीटा आ रहा है, बात जच रही है। और यहाँ कंपेयर करेंगे तो साइन साइन अल्फा थीटा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, थीटा के इक्वल आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन से सॉल्व करो ये वाला वैल्यू और बताओ आंसर क्या आएगा आपको थीटा का। इसको इक्वेशन 3 4 ले लो। ओके, तो 3 और 4 को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आएगा, बस में है कंपेयरिंग करने से। तो आपका आंसर जो आएगा थीटा का वो कितना आएगा, बता, हाँ 45 डिग्री। क्या आएगा, 45 डिग्री, ये आपका आंसर असल में आएगा। ओके, तो ये आपको क्या था, क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर कर लिए तो बहुत बढ़िया बात, नहीं करे तब भी बढ़िया बात, क्योंकि शुरुआत में इससे नहीं होता है, मेरे से भी नहीं हुआ था, मैं भी किया था जब। तो मेरे से तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे इतना टफ लगता था, क्या मैं क्या बोलूँ, मैं रटता था कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन को, ठीक है। लेकिन अब मैं सीखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो कॉपी करो, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम नए टॉपिक में एंट्री करने वाले, टॉपिक का नाम क्या है, हाँ टॉपिक का जो नाम है वो है रिलेटिव मोशन इन 2D मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन बात करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फिर से हम बात करते हैं, अब हम रिलेटिव मोशन 2D मोशन, मतलब 2D 1D के बारे में तो डिस्कस कर चुके, रिलेटिव मोशन उसमें पढ़े थे हम भैया, एक एग्जांपल लेके उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। और 2D मोशन में क्या होता है, 2D में क्या होगा, दो पार्टिकल ग्राफ बनेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन अब की बार आपका पाथ का ये पार्टिकल करेगा, इसको ड्रॉप करेंगे,
कुछ भी करेंगे, ठीक है। 2 डायमेंशन आई कैप और जे कैप में होगा, ठीक है। के कैप नहीं आएगा क्योंकि ये 3 डायमेंशन का मोशन हम नहीं पढ़ रहे, ओके। तो ये रिलेटिव मोशन 2D पढ़ेंगे हम। पहले कुछ थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते जाएंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे, फिर लास्ट में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सब टॉपिक होगा। रिलेटिव मोशन हो गया, आपका रिवरमैन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम पहले पढ़ लेंगे एक तरीके से, उसके बाद सबका हम एक क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन लेक्चर्स, ठीक है, उसमें हम कवर करेंगे। पहले स्टार्ट करें रिलेटिव मोशन 2D मोशन। तो 2D में क्या होगा, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरोप्लेन है 500 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और एक ड्रॉप करता है एक पार्टिकल को, ठीक है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। आपको ड्रॉप करने पर सिचुएशन क्या बनेगा, तो ये पार्टिकल ऐसे कुछ गिरेगा, गिरेगा ना भैया, क्योंकि आपका वेलोसिटी क्या लेगा यूएक्स में, ये 5 मीटर सेकंड, ये भी वेलोसिटी अटेन कर लेगा, क्योंकि जब ये छोड़ते हो तो अटेन करेगा ना भैया। अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो या बस में चलता बस से अगर उतरते हो तो क्या लगता है, जिस डायरेक्शन में बस जाता है उसी डायरेक्शन में आप तो हल्का फुल्का मूव नहीं करने लगते हो, हचका लगता है ना, ये उतरते के साथ ही लगता है कि आगे जा रहे हो, मैं हम भी उसके साथ। क्यों लगता है, क्योंकि हम साथ साथ हमको उसका वेलोसिटी मिल जाता है, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। अभी आपको पढ़ने का नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम बात करें मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो उसे बात की बात है, लेकिन हम बात करते हैं इससे। तो इससे हम रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ बताओ रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा इक्वेशन लगाना है, वही कौन सा इक्वेशन, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी लगाएंगे ना, यू एक्स इंटू टी से पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम के लिए इक्वेशन कौन सा लगेगा, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर लगेगा। एस वाई कितना भैया 1000, मतलब -1000 इसको बोल सकते हैं, बोल देंगे। तो यू वाई टी तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि यू वाई है नहीं, ये माइनस हाफ ऑफ ए वाई कितना है जी टी कितना आपको निकालना है, ये माइनस से माइनस कटा तो आपको टाइम का वैल्यू क्या आएगा 200 √200 आ जाएगा, मतलब इसको क्या हो जाएगा 10√2 सेकंड बोल सकते हैं ना। तो 10√2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा टाइम का। यहाँ से रेंज भी हम निकाल सकते हैं, रेंज कैसे निकलेगा, यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं ना है, तो यू एक्स कितना भैया 5 ही रहेगा, टाइम इतना है, तो ये आपका क्या जाएगा इतना मीटर में, आपका रेंज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। अब बोले 5 मीटर में ये 5 सेकंड हुआ था, या कोई पूछ ले 5 सेकंड आप कितना दूरी ट्रैवल कर लोगे, बता पाएंगे, ये 10√2 सेकंड तो नीचे आ जाएगा। अच्छा बताओ, तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, वी वाई वी एक्स कुछ भी पूछे हमसे निकाल लोगे ना, किसी टाइम टी पर निकाल लोगे इक्वेशन लगा के। कौन सा इक्वेशन लगाओगे, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए टी लगाओगे ना, उससे हम क्या करेंगे किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। 10 अल्फा निकाल लेंगे वी वाई अपॉन वी एक्स से, निकालेंगे 10 अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको डिस्टर्ब इसमें दिक्कत नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आसान था, सेकंड क्वेश्चन देखो रीड करो, सेकंड भी आसान है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक कार है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, क्या कहाँ जा रहा है ईस्ट की तरफ। तो इसको कवर करते देखो, आसान ही भी क्वेश्चन है, इसको वेक्टर के फॉर्म में ले लोगे ना तो आराम से सॉल्व हो जाएगा आसानी तरह से, ऐसे करोगे तो नहीं होगा क्योंकि 1D नहीं, इसको रिलेटिव आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट की तरफ जा रहा है एक कार विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक कार जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अनदर कार बी इज मूविंग विद स्पीड एट एन एंगल 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब एक तो जा रहा है भैया 10 मीटर पर सेकंड सीधे तरह से, और दूसरा जो है छिड़खानी कुछ की जगह के जा रहा है 37 डिग्री का एंगल बना के जा रहा है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है ना, ये ईस्ट और नॉर्थ से ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है 37 डिग्री का एंगल बना के। आपको वी ए भी निकालना है, आसान है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड क्या है सेम है, मूविंग विद स्पीड एट एन एंगल ऑफ मूविंग विद सेम स्पीड है ना, हाँ सेम स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या निकाले, तो बस ये 10 है आपका, तो यहाँ पर ये वी वाई वी एक्स निकालो। 10 cos 37 क्या होता है 4/5, 4/5 मतलब 8, ये 6 8 समझ में आया कॉम्पोनेंट, 8 या 6 बोलेंगे कि नहीं भैया, बोल देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ हम ए बी क्या बोल सकते हैं, 8 आई के प्लस 6 जे के बोलेंगे ना। वेलोसिटी ऑफ ए के हम क्या बोलेंगे, पहले बात 10 आई के, वेलोसिटी ऑफ बी 8 आई के प्लस 6 जे के बोलेंगे। और हमको निकालना क्या है वी ए बी, मतलब वी ए माइनस बी बी, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप आ रहा है, बात जच रही है। तो यही तो वी ए बी है भैया। मैग्नीट्यूड इसका पूछेगा, क्या करोगे मैग्नीट्यूड के लिए, ये तो मुझसे जानने की जरूरत नहीं है, अंडर करके स्क्वायर कर दोगे तो जब आपको पता ही है। तो 2 to the 4 36 क्या आ गया √40 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो आपको वैल्यू आ जाएगा। 10 अल्फा कोई पूछ दे तो बता, आपको बच्चे से भैया 10 अल्फा बता दो सर, तो क्या निकालोगे वी वाई अपॉन वी एक्स कर लेना। ये तो आसान है भैया, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। तो ये हमारा क्या था, रिलेटिव मोशन 2D में था, बहुत बेसिक सा चैप्टर था, मतलब टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन हम आगे करेंगे, क्वेश्चन अपने सीरीज में, ठीक है। तो अभी के लिए इतने रहने दो, आगे हम बात करते हैं अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में। किसके बारे में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, उसको छोटा टॉपिक है, उसको कवर कर लेते हैं।
तो चलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक हम कवर कर रहे थे इसी दौरान, क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हल्का फुल्का इससे क्वेश्चन आते हैं, क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब सबसे नज़दीकी दूरी दोनों के बीच का मोशन का क्या होगा। वही जैसे आपको एग्जांपल दिया हूँ मैं, एक पार्टिकल वी क्या है नीचे जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, एक पार्टिकल इधर राइट डायरेक्शन में जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, सेम वेलोसिटी है और दोनों के बीच का इनिशियल दूरी कितना है 1000 मीटर, ये इनिशियल दूरी है एट टी को 0 पर। अब अगर उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, निकालो। देखो सबसे आसान तरीका क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने का, रिलेटिव मोशन कर दो, रिलेटिव मोशन आ जाएगा। क्या करोगे, एक पार्टिकल को रेस्ट में ले आओ, आ जाएगा। तो रेस्ट में हम कैसे लाते हैं किसी पार्टिकल को, वी करके लाते हैं। तो वी करने से वी ए माइनस बी बी होगा ना, तो सबसे पहले हम वी ए माइनस बी कर लेंगे। तो उससे पहले हमको वी ए बी की जानकारी होना चाहिए। तो वी ए कितना है 50 आई कैप हम लिख सकते हैं ना, और वी बी कितना है -50 जे कैप, यही लिखेंगे माइनस डायरेक्शन में, तो -50 जे कैप। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, तो 50 आई कैप -50 जे कैप होगा। तो इसका ओवरऑल कितना आ जाएगा 50 आई कैप प्लस 50 जे कैप, ये आपका क्या आ गया वी ए बी आ गया ना भैया, तो वी ए बी आ गया। अब क्या हम सोचें, तो हमारे यहाँ पर रेस्ट में कौन आया, बी भाई साहब आ गए, बी भाई साहब क्या आ गए रेस्ट में आ गए। तो बी भाई साहब को रेस्ट में लाएंगे तो क्या होगा, इसमें यहाँ पर डंडा टानो, ये रेस्ट में लिख दो यहाँ पर, तो ये रेस्ट में है और इसका वेलोसिटी उस टाइम क्या है 50 आई के प्लस 50 जे के, ठीक है। तो 50 आई के 50 जे के है ना, मतलब क्या लिख सकते हैं 50 आई के 50 जे के, आई के में भी है जे के में भी है, ये 50 आई के हो गया, ये 50 जे के हो गया। तो ओवरऑल वेलोसिटी कितना है भैया उसका, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे वी ए बी का, तो अंडर रूट करके स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर कितना आ रहा है 50√2 आ रहा है ना, 50√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या गया मैग्नीट्यूड आ गया। तो 50√2 का मतलब क्या है, ऐसा कंडीशन कब होता है जब दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा ना, मतलब 90 डिग्री पे खड़ा हो तभी ना। तो 45 डिग्री आपको एंगल दे दिया हिंट दे दिया आपको इतना 45 डिग्री एंगल, बस खेल खत्म, और कुछ चाहिए ही नहीं हमको, है ना, और कुछ हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए, आप कुछ नहीं चाहिए। क्या बोल रहा है यहाँ वी बी भाई साहब है, ये वी ए का वी ए बी का आंसर क्या इधर है 50√2। क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या होता है, सीधा लाइन। जब भी आपको सुने थे ना क्लोजेस्ट अप्रोच, आप क्या सुनोगे, सीधा लाइन, जितना सीधा लाइन है वो खींचने आता है उतना खींच दो, सीधा लाइन जितना खींचने आता है वो खींच दो। सीधा लाइन से कहाँ से खींच सकते हैं, ऐसे नहीं, ये तो मूव आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ा सीधा लाइन सबसे सीधा लाइन क्या होगा, ये सीधा लाइन होगा 90 डिग्री पे ये करे आपको, ये इंटरसेक्ट करे, ठीक है 90 डिग्री पे। तो ये आपको जो डिस्टेंस आएगा यही तो क्लोज अप्रोच आएगा, और थोड़ी ये तो रेस्ट पे अभी है ना, एक रेस्ट पे एक मूव करा तो आसान हो जाता है, ऐसे खेल हो जाता है ना भैया। और इनिशियली ये कितना दूरी था 1000 मीटर, ये दूरी पता है आपको, और ये कितना है 50√2 है ना भैया। तो ये कितना आ जाएगा बस, तो ये आपका, और यहाँ पर एंगल भी तो आपको दिया हुआ है, एंगल कितना है 45 डिग्री है ना, ये 45 तो ये भी तो 45 क्योंकि 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री, तो 1000 का साइन 45, क्या बोल रहे हैं हम साइन 45 निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस आएगा ना 1000 का साइन 45, तो लिख दो। अगर डी लिखना है तो डी का वैल्यू क्या आएगा 1000 साइन 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1000/√2 क्या आ जाएगा मीटर, यही क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं 500√2 मीटर, उसको छोड़ो, ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये डी आसान था या मुश्किल था, आसान था ना, कैसे कर दिया हम आराम से आगे, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हैं, इसीलिए हम बोले इक्वल टू के बराबर, ठीक है। तो कॉपी करो इसको, यही हमारा टॉपिक क्या था क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, छोटा सा टॉपिक था कवर हो गया। और इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे और बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। इसका सेकंड मेथड भी होता है, लेकिन ये बेस्ट मेथड है। कौन सा मेथड है भैया, रिलेटिव मोशन मेथड। कौन सा मेथड है, मेथड नंबर 1 ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, ये हमारा मेथड था। तो कॉपी करो, अगले लेक्चर में बात करेंगे रिलेटिव मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन हम कैसे करते हैं वो भी बहुत आसान है, ठीक है, उसका भी ठीक बताएंगे। तो कॉपी करो, और आज के इतना ही फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।